अब जानकारी कोई कैसे देगा? तो या तो कोई जानकारी बोल के बताएगा, भागा भागा आया पुलिस स्टेशन में, सर 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 वहां पे चोरी होगी सर, भागा भागा आया, बोल के बताया। तो एसएचओ क्या करेगा, भाई तू बोलता जा और मैं लिखता चला जाऊंगा, एसएचओ लिखता चला जाएगा अगर कोई बोल के बताएगा तो। एंड लास्ट में क्या होगा, जब वो सारी उसकी शिकायत लिख ली जाएगी, फिर एसएचओ उसको पढ़ के सुनाएगा कि भाई साहब आपने मेरे को ये चीजें बताई है, ध्यान से सुन लो, ये चीजें थी ना, हाँ अब पप्पू इसके नीचे साइन कर दे, फिर पप्पू इसके नीचे साइन कर देगा। या अगर वो लिख के ही लेके आया, खुद लिख के ले आया कि ये लो साहब, ये लो मेरी शिकायत और इसको दर्ज करो। जैसे दहेज के केस होते हैं, लड़कियां क्या करती है, लिखवा के ले आती हैं। आजकल तो इतना चलन चल चुका है कि लोग अपनी लिखावट पे या अपने लिखी हुई बात पे भरोसा नहीं करते, तो किसी एडवोकेट से लिखवा लेते हैं कि हमारी एक शिकायत दर्ज करवानी है, हमको लिखिए। तो एडवोकेट लिख के देता है, तो कागज जाके जमा करवाती है। अब एसएचओ सिर्फ उसमें ये देखेगा कि कागजात है क्या और किस मैटर से रिलेटेड ये जानकारी है, और जिस मैटर से रिलेटेड वो जानकारी है वो कोग्निजेबल है या नहीं है, और अगर वो कोग्निजेबल है उस सारी को पढ़ लेगा और नीचे सिर्फ ये चेक करेगा कि शिकायत देने वाले के साइन है या नहीं है, और अगर साइन नहीं मिले तो उसके साइन करवा लेगा। बोल के बताएगा तो खुद लिखेंगे, साइन करवाएंगे, पढ़ के सुनाएंगे। लिख के लेके आया तो सिर्फ ये चेक करेगा मामला कोग्निजेबल है, तो 173 में दर्ज करते हैं और उसके नीचे साइन करवा लेगा। दूसरी बात बता दी, अगर कोई जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे तो, यानी कि मोबाइल पे जानकारी दे, मोबाइल फोन पे हेल्पलाइन नंबर आजकल चले हुए 100 नंबर पे, ठीक है, 112 नंबर पे किसी जानकारी देती कि हेलो सर यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ और आ चुके हैं, हेलो सर यहाँ पे ऐसी ऐसी मारपिटाई हो रही है, कोई भी ऐसी जानकारी देता है, तो अगर जानकारी देने वाला 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में आके एसएचओ के सामने बता देगा कि वो जान के मैंने दी थी, तब वो क्या कर देगा, उसकी एफआईआर दर्ज कर देगा जी। यानी कि मोबाइल पे तो जानकारी मिल गई, अच्छी बात है, जानकारी देने वाले को 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा जी। फिर क्या होगी, उसकी एफआईआर दर्ज एसएचओ कर देगा। अब यहाँ पे जो पावर है वो एसएचओ के पास में है, लेकिन अगर एसएचओ चाहे तो क्या कर सकता है, अपने थाने के जो सबऑर्डिनेट है उनको ये पावर दे सकता है। जैसे एसएचओ ने कह दिया कि भाई साहब मुंशी, ये एफआईआर दर्ज करने वाली पावर तेरे पास है, कोई भी शिकायत है ना तू दर्ज कर देना। बोला जी ठीक है, तो वो एसएचओ क्या कर सकता है, अपनी पावर को नीचे वाले लोगों को दे सकता है। तो ये था जी, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर कोई जानकारी ऐसी है जो कि लड़कियों से जुड़ी हुई है, लड़कियों के क्राइम से जुड़ी हुई है, जैसे रेप हो गया 64, 66, 67 एंड 68, या फिर 70 गैंग रेप हो गया, या फिर 74 से लेके 79 के मैटर हो गए, ये छेड़खानी वाले मैटर हो गए, ये नए बीएनएस के सेक्शन है भाई, बीएनएस। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने बीएनएस स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर लो, सीख लो इसको। या फिर 124 का मैटर, 124 का मैटर हमने सीखा था ना, तेजाब, कोई डाल देता है, कोशिश करता है। अगर ऐसी शिकायत पुलिस को मिली है और ये जो शिकायत है ये लड़की से संबंधित है, लड़की से संबंधित, रेप जो हुआ है वो लड़की का हुआ है, छेड़खानी तो खैर लड़की के साथ ही होगी, और जो तेजाब गिरा है वो लड़की के ऊपर गिरा है, ऐसे में जो होगा वो ये होगा कि वो क्या बोलते हैं, इनकी जो शिकायत दर्ज करेगी वो महिला पुलिस वाले ही शिकायत दर्ज करेगी। महिला पुलिस, लेडीज पुलिस ही शिकायत को दर्ज करेगी, क्योंकि मामला जो है लेडीज से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात और बता दी, वो जो लड़की थी जिसका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, छेड़खानी हुई है, तेजाब डाला है, वो लाचार है, वो आ नहीं सकती पुलिस स्टेशन में, तय भैया। तो फिर 3 बातें उसके लिए बता दी। कहां लिखूं, बोर्ड छोटा पड़ रहा है यार अपना, ये तो मैं गलती रेज कर रहा हूं, चलो वहां पे बनाता हूं। जो ऐसी विक्टिम है इन केस की, वो बेचारी लाचार है, आ ही नहीं सकती, तब पहले पॉइंट में ये बता दिया कि अगर वो लाचार, लाचार का मतलब है, मान के चलो किसी लड़की के साथ में छेड़खानी होगी कॉलेज में, वो इतनी घबराई हुई है, डर रही है, वो वहीं पे रो रही है सुबह सुबह के, वो बोली मैं कॉलेज से बाहर नहीं जाऊंगी, मेरे को डर लगता है, वो लड़का फिर छेड़ेगा, डर एक ऐसे मन में पैदा हो गया, तो पुलिस को 112 कॉल किया, वही बुला लिया, तो अब पुलिस को वहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि लाचार हो चुकी है। तो अगर ऐसी शिकायत आई है तो महिला पुलिस अधिकारी उसको दर्ज करेगी, लेकिन अगर वो लड़की लाचार है तो पुलिस वालों को वहां पे जाना पड़ेगा, और पुलिस वालों मतलब पुलिस वाली को। मैटर अगर ये वाले हैं, अगर इन मैटर में अगर लड़की लाचार है तो फिर जैसे किसी लड़की का रेप हो गया, बेचारे की हिम्मत ही नहीं होगी उठने की, तो अब अगर उसने शिकायत दी और उसने कहा जी मैं नहीं आ सकती उठ के, मैं तो लाचार, तब पुलिस वाले को वहीं पे जाना पड़ेगा जहां पे वो लड़की बुला रही है। अगर वो कहेगी कॉलेज में आओ तो कॉलेज में,
और अगर वो लड़की कहेगी मेरे घर आओ तो घर में, और अगर कहेगी जी मेरे पड़ोस में पार्क में आओ तो पार्क में। जहां वो लड़की बुलाएगी उस पुलिस वाली को, वो पुलिस वाली वहीं पे ही जाएगी। लेकिन वो पुलिस वाली कैसे जाएगी? वो अपने साथ में किसी ट्रांसलेटर को लेके जाएगी, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, लड़कियां सदमे में चली जाती हैं, रोने से चुप ही नहीं होती, रोती रहती है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, उसके हाव भाव को समझ के पुलिस वाली को बता देता है कि लड़की जो है जैसे सुबह के तो ऐसे जो बता रही है ना, वो पुलिस वाली कहेगी यार मेरे तो तेरी कोई बात पल्ले पड़ी नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही। ट्रांसलेटर बताएगा कि लड़की ये कहना चाहती है, और पुलिस वाली क्या करेगी, फिर उसकी शिकायत को उस लड़की के सामने दर्ज कर देगी। दूसरी बात बता दी, जब उसकी शिकायत को ऐसे दर्ज किया जाएगा किसी लाचार लड़की का, तब पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, उसकी ऑडियो या वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक है, जो पुलिस जो जाएगी, लेडीज पुलिस जाएगी, उसको देखा कि भाई क्या पता ये ट्रांसलेटर भी थोड़ा गलत ट्रांसलेट कर दे, तो उसकी वीडियो फोटो या ये ऑडियो वीडियो उसकी कैप्चर कर सकती है, ताकि कल को वो चीज प्रूफ रहे। तीसरी बात बता दी, जैसे ये वाला काम हो जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा, तो फिर उसके 183 के बयान करवाए जाएंगे जी। 183 के बयान मतलब जो पहले होता था ना 164 के बयान, कि लड़की का रेप हो गया, लड़की के साथ में छेड़खानी हो गई, तो शिकायत दर्ज करते ही तुरंत उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते थे। अब वो 183 के बयान बन चुके हैं BNSS के अंदर। 183 के 6 पॉइंट के तहत में हम उसके क्या करवाते हैं, बयान दर्ज करवाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, वो बता देगी, क्योंकि पुलिस के सामने जो उसने कहा है उसको तो सत्य माना नहीं जाता है, तो फिर जो मजिस्ट्रेट के सामने जाके कहेगी वो फिर क्या बन जाएंगे, रिकॉर्ड बन जाएगा और उसको सच माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप बताइए दूसरी बात ये कहती माय डियर कि ये जो भी ऐसा आके शिकायत दर्ज करवाएगा, कोई मुंह से बोल के बताएगा, कोई लड़की अपने आगे शिकायत दर्ज करवा रही है, कोई लाचार थी, लेडीज पुलिस वहां पे गई है, तो वो जो भी उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसकी एक कॉपी जिसने शिकायत दर्ज करवाई है उसको फ्री दे दी जाएगी। ये कहता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो कि नया जोड़ा है, पहले नहीं होता था, ये कहता है कि 175 की 3 के किसी बात के होते हुए भी, ये 175 कंप्लीट ले लेते हैं, 3 भी नहीं लेते हैं, 175 के किसी बात के होते हुए भी, 175 3 में तो मजिस्ट्रेट वाली आ गई, 175 के किसी बात के होते हुए भी अगर कोई कोग्निजेबल मैटर की जानकारी पुलिस स्टेशन के SHO को देता है और उस SHO को लगा कि इस मामले में जो सजा 3 साल से लेके 7 साल है, यानी कि 3 साल से ज्यादा सजा है और 7 साल से कम की सजा हो सकती है, ऐसा मैटर है, तो ऐसे मैटर में कम से कम DSP ऑफिसर या उससे ऊपर के अधिकारी की परमिशन से, DSP से ऊपर SP, SP से ऊपर फिर SSP, SSP से ऊपर फिर ADGP, सॉरी ये क्या बोलते हैं, AIG, DIG और फिर IG, तो इनकी परमिशन से वो क्या करेगा, 2 बातें बता दी, A और B। अगर उसको लगा कि मेरे पास कोई शक का आधार है तो 14 दिन के अंदर क्या कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर ये देखेगा कि जो हमको शिकायत मिली है, सामने अपराध नहीं हुआ, शिकायत मिली है, तो फिर ये देखेगा कि क्या शक के लिए कोई हमारे पास में पॉइंट है या नहीं है। कोई तो ऐसा आधार होगा कि कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं, तो वो DSP या इससे ऊपर के अधिकारी की परमिशन से ये तय करेगा कि हमारे पास कोई शक का आधार है, हम 14 दिन के अंदर कार्रवाई करें या फिर ना करें, या फिर हमारे पास कोई शक का आधार है ही नहीं, तो पहले कोई शक का आधार ढूंढे फिर कार्रवाई करें, तो ये SHO के हाथ में। फिर बात आ गई चौथा पॉइंट कहता माय डियर कि अगर SHO मना कर दे कि जा नहीं करता तेरी शिकायत, भाग यहाँ से, हरामखोर आ जाते हैं, SHO भगा देता भाई, और मामला जो वो कोग्निजेबल ही संगीन मामला है, तब ऐसे में वो इंसान क्या कर सकता है, जिसको भगाया, जिसकी शिकायत नहीं दर्ज की है, वो उस एरिया के SP के पास में जाके क्या कर सकता है, FIR के लिए अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरी शिकायत दर्ज की जाए। अब ऐसे में SP क्या करेगा, या तो उस मामले के ऊपर कार्रवाई खुद करेगा या कोई सबऑर्डिनेट अपॉइंट कर देगा, अपने किसी सबऑर्डिनेट को, यानी कि अधीनस्थ को कह देगा कि भाई किसी को बुलाओ बाहर से, ASI को, सब उसको हेड कांस्टेबल को ये मामला दो, और कहेगा जा इस मामले में छानबीन कर, और ऐसे में खुद कार्रवाई करेगा या फिर उसका सबऑर्डिनेट अगर कार्रवाई करेगा तब उस सबऑर्डिनेट के पास जो पावर होगी वो एक SHO वाली पावर होगी जी, अगर SP किसी स्पेशल ऑफिसर को मामला ट्रांसफर करता है तो। लेकिन अगर SP भी कह दे जा नहीं करते कार्रवाई, क्या कर लेगा, तो फिर वो बंदा 175
3 में जाके मजिस्ट्रेट से शिकायत की गुहार लगा सकता है। तो ये था आपका 173। 175 था भाई, ये था आपका 173। अब सिखाता हूँ 174। 173 है कोग्निजेबल मामलों के लिए एफआईआर कैसे दर्ज होती है, और 175 सिखाता है हमको कि नॉन कोग्निजेबल मामले कैसे दर्ज किए जाते हैं। 173 कोग्निजेबल और 174 नॉन कोग्निजेबल। अब फिर वही बात आ गई, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन सा मैटर कोग्निजेबल होता है और कौन सा नॉन कोग्निजेबल होता है, और वो सारी चीजें हम बीएनएस के अंदर सीख चुके हैं। बीएनएस या फिर उसके अलावा जो और अदर एक्ट बच गए, जैसे आईटी एक्ट है, आर्म एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, इन सब के अंदर चीज बताई गई है। 174 वही 4 बातें इसके अंदर बता दी। पहली बार, अगर कोई इंसान नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी आके एसएचओ को देता है, तब एसएचओ क्या करेगा, उसको उस रजिस्टर में दर्ज कर लेगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है। और एफआईआर कहां पे दर्ज की थी, एफआईआर भी ऐसे रजिस्टर में दर्ज कर लेगा जो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे बताती है। यानी कि एक जनरल रजिस्टर होता है जिसके अंदर ऐसी शिकायत को दर्ज किया जाता है, लेकिन नॉन कोग्निजेबल के लिए एक एनसीआर होता है, नॉन कोग्निजेबल रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर ऐसी जानकारी को दर्ज कर लेगा। दर्ज करने के बाद करेगा क्या, तो 2 बातें बता दी, ए और बी। पहली बात बता दी, दर्ज करने के बाद उसको फिर कह देगा कि भैया हमारे पास इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कोई क्या बोलते हैं पावर नहीं है, आप एक काम करो, नजदीकी मजिस्ट्रेट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके पास में जाओ और इस जानकारी आप वहां पे दो। तब उसको कहां भेज देगा, नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा जी। एक बार एनसीआर रजिस्टर में उसकी शिकायत दर्ज की, फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा। दूसरा पॉइंट, एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक दिन में कितनी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी आई है, उसकी एक डेली डायरी, यानी कि रोज नाम से में उसकी क्या करेगा, डेली डायरी के अंदर एंट्री करेगा कि आज इस मामले के आज 5 मामले नॉन कोग्निजेबल के आए हैं। और डेली डायरी की एक रिपोर्ट शाम को किसके पास में भेज देगा, मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा जी। तो अगर नॉन कोग्निजेबल मामले की जानकारी पुलिस स्टेशन में आती है, उसको दर्ज करेगा ऐसे रजिस्टर में जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया एनसीआर में। करेगा क्या, फिर उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा, भाग यहाँ से, हमारे पास पावर नहीं है, टैक्सी पकड़ और चला जा। एंड डेली का डायरी यानी कि रोज नाम से उसकी एंट्री करके शाम को मजिस्ट्रेट के पास में सारी रिपोर्ट भेज देगा कि आज थाने में सिर्फ 7 लोगों ने हमसे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत की है। दूसरा पॉइंट, पुलिस अधिकारी तब तक नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस पे कार्रवाई नहीं करेगा जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे दे, यानी कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, आज्ञा के बिना उसके ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा। तीसरी बात, मजिस्ट्रेट ने जितना ऑर्डर दिया है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के मैटर में उतना ही काम करेगा। अगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि ओनली इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन ही करेगा, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट अलग होता है। तो ये कहता है तीसरा पॉइंट, मजिस्ट्रेट ने जितना ऑर्डर दिया ना उतनी ही कार्रवाई करेगा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि चलो जाओ इसकी जांच पड़ताल करो, इसका मेरे को रिपोर्ट बना के दो, इन्वेस्टिगेशन करो, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट चाहिए। चौथा पॉइंट बता दिया कि अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा धाराएं हैं और उनमें से एक धारा कोग्निजेबल है, तो पूरा मैटर वो कोग्निजेबल बन जाएगा। जैसे दहेज के केस होते हैं, दहेज का केस जैसे आ गया 85 में, 85 जो होता है कोग्निजेबल ऑफेंस होता है, पर लड़की ने आके कह दिया मेरे साथ में मार पिटाई भी हुई है, और मार पिटाई के लिए 115 होता है, 115 जो होता है वो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होता है। लड़की ने कह दिया कि मेरा तो क्या बोलते हैं अबॉर्शन भी इन लोगों ने करवा दिया, अबॉर्शन के लिए 89 होता है, अब ये भी नॉन कोग्निजेबल होता है। तो दोनों मामले नॉन कोग्निजेबल हो गए, और ये दोनों अगर नॉन कोग्निजेबल है, ये कोग्निजेबल है, तो पूरा मैटर क्या बन गया, ये कोग्निजेबल मैटर बन जाएगा जी। क्लियर? तो ये कहता था आपका 174। इसके बाद आ गया 175। 175 बताता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखिए क्या कहता है,
ऑफेंस की जानकारी आई है, वो क्या कर सकता है, उस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट से पूछे, बिना मैजिस्ट्रेट से पूछे क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। लेकिन इसी मैटर में जहां पे वो मजिस्ट्रेट है और उसको पता लगा कि उस थाने के अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आया है, तो उस मजिस्ट्रेट की जहां तक पावर है वो भी क्या कर सकता है, वो खुद भी उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एसएचओ के पास में भी पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस में उस एरिया में जांच पड़ताल करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, और उस एरिया के मजिस्ट्रेट के पास में पावर है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में, वो भी क्या कर सकता है, खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन में खुद ना करके मामला थोड़ा गंभीर है, तो कम से कम डीएसपी या एसपी से क्या करवा सकता है, उनसे खुद करवा सकता है इन्वेस्टिगेशन के, एसपी साहब खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करो, डीएसपी साहब खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करो और मेरे को रिपोर्ट दो। दूसरी बात बता दी, जब कोई भी पुलिस वाला ऐसे मामले क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तब उसको कोई ऐसे नहीं टोकेगा कि भाई तू ये कर क्या रहा है, तेरे पास ये पावर कहां से आई, तो कोई उससे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि अगर मामला कॉग्निजेबल है तो पुलिस वाले के पास में पावर है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोई उसको नहीं टोक सकता। तीसरी बात, अगर कोई मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 210 BNSS के तहत में सशक्त किया गया है, पावर दी गई है उसको, वो क्या कर सकता है, वो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की जांच पड़ताल करवा भी सकता है पुलिस वालों से या किसी अन्य से, क्या करवा सकता है, उसकी जांच करवा सकता है। जो पहले हम 156(3) पढ़ते थे ना, वो बन गया अब 175 का 3। अब 210 में सशक्त कौन सा मजिस्ट्रेट होता है, सीजीएम तो होता ही होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी सशक्त होता है, लेकिन यहाँ पे जो सारा रोड़ा है वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का है। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सीजीएम ने पावर दे रखी है कि भाई साहब तू भी क्या कर सकता है, तेरे पास अगर कोई जानकारी आए तो तू 175 के 3 के तहत में तो उस मामले की जांच करवा सकता है, किसी से भी करवा सकता है, वो खुद भी कर सकता है, किसी एसडीएम से भी करवा सकता है, ये ऐसी पावर इसके पास होती है। फिर बता दी चौथी बात इसके अंदर कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के सामने किसी पब्लिक सर्वेंट की जाके शिकायत करता है, जी पुलिस वाले मेरे को परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले मेरी एफआईआर नहीं काट रहे हैं, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डायरेक्ट उसकी शिकायत को ले सकेगा चौथे पॉइंट में। यह नया पॉइंट जोड़ा है, खासकर स्पेशल पुलिस वालों के लिए, आप समझ सकते हो, खैर है ये पब्लिक सर्वेंट के लिए, पब्लिक सर्वेंट तो कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट की मजिस्ट्रेट के सामने जाके शिकायत करेगा ना, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकेगा, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकेगा, लेकिन कार्रवाई से पहले तो उसके सीनियर से उसकी जांच पड़ताल करवाएगा, यानी कि अगर पुलिस वालों की शिकायत की है तो डीएसपी या एसपी से उसकी क्या करवाएगा, जांच पड़ताल करवाएगा जी, ठीक है। और सेकंड चीज, यहां से अगर वो संतुष्ट हो गया उनकी जांच पड़ताल से, तो फिर उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा, या फिर दूसरा काम ये कर सकता है, उस पब्लिक सर्वेंट से ही बयान ले लेगा कि भाई घटना स्थल के बारे में हमको अपने बयान दे, और उसके बयानों से अगर लगा कि भाई पुलिस वाला तो या फिर जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो सच में झूठा इंसान है, उसने सच में कार्रवाई नहीं की, फिर उसके बयानों के आधार पर भी डिसाइड कर सकेगा कि कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक और रूल बना दिया माय डियर। मैं यही चेक कर रहा था, मैंने आपको एक धारा बताई थी ना 89, वो 89 नहीं है, वो 88 हो चुकी है भाई।